रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 12 और हमारी डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। तो सो फार हम लोगों ने सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट पढ़ ली, ठीक है। एसेट सिक्योरिटी पढ़ ली। सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट में हमें पता चल गया क्या करना है। एसेट सिक्योरिटी में डाटा से मोस्टली रिलेटेड था। और अब हम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, ठीक है, ये इंजीनियरिंग के मुझे भी नज़र आया, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर हमने पढ़ना क्या कुछ है कि इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कभी भी कोई चीज़ बन रही है तो उस दौरान जो कोई प्रॉब्लम होते हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम देखने हैं, ठीक है। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई हार्डवेयर डेवलप कर रहे हो, आप प्रोसेसर बना रहे हो, आपकी कंपनी कंप्यूटर्स बना रही है, अगर उन कंप्यूटर्स के अंदर कोई फॉल्ट है तो डजेंट मैटर कितना स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है आप बना रहे हो, वो हैकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस मार्केट में स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हल्का सा टच करेंगे, फिर थोड़े से और डीपर कंपोनेंट्स को देखेंगे, फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मॉडल के, सिक्योरिटी मॉडल का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, वो क्या हमें सजेस्ट करते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड किस मार्केट किस इंडस्ट्री में बैठता है। फिर एक क्रिप्टो प्रोसेसर की थोड़ी सी स्टोरी देखेंगे। फिर उसके बाद फर्दर वल्नरेबिलिटी, मोबाइल बेस्ड वल्नरेबिलिटीज़, किस इंडस्ट्री में क्या वल्नरेबिलिटी है। एक बात याद रखिए, यहाँ नंबर 1, आपको मैं पेन टेस्टर नहीं बना रहा, ठीक है। आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आप सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर है, आपको लाइफ में तमाम चीज़ों की सिक्योरिटी का आइडिया होना चाहिए। इन डेप्थ नॉलेज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को पता होगा, ठीक है। आप पेन टेस्टिंग बैकग्राउंड से आ रहे होंगे तो आपका ये पॉइंट स्ट्रॉगर होगा, एसडीएलसी पॉइंट थोड़ा सा वीकर होगा। अगर आप नेटवर्क से आ रहे होंगे आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी स्ट्रॉगर होगी, ओएस के कॉन्सेप्ट डीपर वीकर होंगे। अगर आप डीबीए पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो आपके डाटा के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो वो थोड़ी सी वीकनेस है, हर CISSP डोमेन के अंदर होती है आपकी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस कहाँ, जहाँ आप फोकस कर सकें। तो अगर मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स देखे जाएँ तो इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके अगेंस्ट आपने अपना जो सा हेड अराउंड करना है कि आपको समझ आ जाए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी मॉडल के कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स, कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, फिर सिक्योरिटी अगर एप्लीकेशन डिज़ाइन के अंदर करनी है, वेब सिस्टम में करनी है, मोबाइल में करनी है, एम्बेडेड डिवाइसेस या साइबर फिजिकल सिस्टम्स के अंदर क्रिप्टोग्राफी हम पढ़ेंगे, फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फैसिलिटी सिक्योरिटी, जिसमें अराउंड फिजिकल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल यूजिंग अ सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल कि इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल क्या है। अब इंजीनियर कब होता है, इंजीनियरिंग टर्म कहाँ से आती है कि जब आप कंपोनेंट्स को उठाते हो, जोड़ते हो और एक स्पेसिफिक मकसद कंप्लीट कर रहे होते हो, ठीक है। इस चीज़ को इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू translating user need to definition of a system, its architecture designed through the interactive iterative processes that result in an effective operating system engineering approach to the entire life cycle। स्लाइड पास करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये बता रहा है कि अब जब आपने सिक्योरिटी इंजीनियरिंग करनी है तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में आपने क्या करना है, आपने मेक श्योर करना है कि जितने कंपोनेंट्स इसके साथ जुड़ रहे हैं और ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो चीज़ आप बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप लोग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना रहे हो, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो सकता है, वो हार्डवेयर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो सकता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर हो सकता है, ये पूरी की पूरी कंपनी का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम हो सकता है, जिसे हम ISMS कहते हैं। उसमें फिजिकल चीज़ें भी हो सकती हैं, लॉजिकल चीज़ें भी हो सकती है, प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते यार मैं CISSP हूँ, मैंने सिर्फ हार्डवेयर सिक्योरिटी करनी है। अभी दुनिया जिस साइड पर जा रही है कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, ये आपने सॉफ्टवेयर बना लिया और आपने इसके आगे फायरवॉल लगा दी, अगर इस सॉफ्टवेयर में बग है तो ये फायरवॉल उस चीज़ को ब्लॉक नहीं कर सकती। तो आप क्या करते हो, आप कोर से सिक्योरिटी लेके चलते हो, आप कोर से सिक्योरिटी लेके चलते हो, जितना डिज़ाइन सारा आप क्रिएट करते हो वो सारे का सारा सिक्योर होता है। आपने जब यहाँ से सिक्योरिटी लगानी शुरू की तो बाय द एंड आप यहाँ पे पहुँचोगे, आपका सिक्योरिटी सोल्यूशन या आपका जो सिस्टम होगा वो गुंदी हुई होगी, उसके अंदर फ्रॉम अ कोर आ रही होगी सिक्योरिटी, ठीक है। तो पूरा लाइफ साइकिल के ऊपर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो, वो कौन से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है, ये फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। सो ISO IEC का 15288 2008 में इंटरनेशनल सिस्टम इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है, कवरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल स्टेजेस, लाइफ साइकिल स्टेजेस के ऊपर बात करता है, ठीक है। उसके अंदर प्रोसेसेस की बात होती है, प्रोसेस कौन से हैं, टेक्निकल प्रोसेस है, प्रोजेक्ट के प्रोसेस है, एग्रीमेंट प्रोसेस है, एंटरप्राइज प्रोसेस है। फिर उसके अंदर वो लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट्स की बात करता है। लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट के अंदर स्टेजेस हैं, कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, कॉन्सेप्ट आया, हाँ जी हमने ये चीज़ बनानी है। फिर डेवलपमेंट के दौरान आपने कौन कौन सी सिक्योरिटी करनी है, ठीक है। पता चले जी आपने वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी हम सुनते हैं, अक्सर कंपनीज हिस्ट्री में भी हुआ है कि से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी एक चिप बनाती है, किसी कंपनी का नाम लिए बगैर, और वो पूरी दुनिया के प्रोसेसर्स के अंदर लगती है। अगर कोई बंदा उस चिप के अंदर एक अपना रेजिडेंट मेलवेयर डाल दे,
ठीक है। क्यों? क्योंकि उस चिप की डेवलपमेंट ओपन सिस्टम में होती थी, वहाँ फिजिकल सिक्योरिटी नहीं थी। एक बंदा उस सिस्टम में गया और उसने अपने कोड के जो मिनी हिडन शेल लगा दिया, ठीक है। वो हर जी 4 अप्रैल को ऑन होता है, वो अपने कमांड एंड कंट्रोल को कॉन्टेक्ट करता है। लो जी, अब पूरी दुनिया के अंदर हार्डवेयर चिप लगी हुई है। अब मेरी कंपनी का फॉल्ट नहीं है, मगर मैंने वो इम्प्लीमेंट नहीं की थी सही से, तो इस वजह से मैंने उस बंदे से जो चिप बाय की, उस चिप में ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ था, ठीक है। नहीं यार, वो तो फिजिकल सिक्योरिटी फायरवॉल लगा लो, फायरवॉल इस मसले में हल नहीं करेगी। तो लिहाजा ये बहुत लोगों को ये बात कॉन्सेप्ट समझाने में या समझने में बहुत देर लगती है कि सिक्योरिटी सिर्फ फायरवॉल नहीं है, उसके अलावा भी है। तो डेवलपमेंट फेज़ के अंदर, फिर प्रोडक्शन लाइन के अंदर कहीं कोई दो नंबरी ना हो जाए, फिर यूटिलाइजेशन जहाँ इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे कोई दो नंबरी ना हो, फिर सपोर्ट के दौरान कोई वो ना हो, फिर जब रिटायरमेंट हो जाए तो उसको ब्रेक करके रख दो। अब डिपेंड करता है, इसमें सारे सिनेरियोज़ जितने मर्जी टाइप की दुनिया की कंपनीज ले आओ, वो सारे इस सिनेरियो में फिट हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का एक स्टैंडर्ड बनाया, ISO IEC। ये भी आगे आप देखेंगे तो आपका दिमाग जो है वो स्पगेटी की तरह गोल गोल हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी हम बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे। आपको आइडिया होना चाहिए इन स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। ये नहीं CISSP रिक्वायरमेंट कि आपको हर एक स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वी मॉडल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये एक सेपरेट मॉडल है, ठीक है। प्रोजेक्ट डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस, रिक्वायरमेंट एंड आर्किटेक्चर आप देते हैं, फिर डिटेल डिज़ाइन बनाते हो, फिर आप इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर देते हो उसको, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, सिस्टम वेरिफिकेशन होती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होती है, वेरिफिकेशन हो जाता है और प्रोजेक्ट आपका डिलीवर हो जाता है, ठीक है। अगर उसमें फिर एडिशन करनी होती है, फिर आप डेफिनेशन वाले साइकिल से चलते हो। कुछ कंपनीज वी मॉडल को यूज़ करती हैं, ठीक है, और बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने डिफरेंट बनाए हुए हैं, ठीक है। सिस्टम इंजीनियरिंग टेक्निकल मैनेजमेंट प्रोसेसेस, अच्छा अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के थ्रू, ठीक है। की सिस्टम इंजीनियरिंग टेक्निकल प्रोसेसेस टॉपिक्स इंक्लूड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन कि आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस कि भाई ये क्यों चाहिए, इससे कोई बेहतर सोल्यूशन हो सकता है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ठीक है। वो जो थ्रेट मॉडलिंग के अंदर हमने पढ़ा, तो वो थ्रेट मॉडलिंग भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट किया जाएगा अगर किसी सिस्टम के साथ है, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और ट्रांजिशन, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन, अगर डिस्पोजल होना है, जो कुछ भी होना है। ये था टेक्निकल प्रोसेस। अब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है, ठीक है। ये मैनेजमेंट लेवल के प्रोसेस है, वो टेक्निकल था, टेक्निकल बंदे डील कर रहे हैं। यहाँ पे मैनेज डिसीजन एनालिसिस कि हमने डिसीजन ठीक किया है, टेक्निकल प्लानिंग हो गई है, टेक्निकल असेसमेंट हो गई है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो गई है, रिस्क मैनेजमेंट हो गई है, ठीक है। अब आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये सारी मैनेजमेंट से रिलेटेड। हाँ भाई, अगर इस प्रोसेस या इस कोड के अंदर, ये कोड हमने फाइनल कर दिया था, इस कोड के अंदर अब कोई एडिशन होनी है तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट के जरिए होगा, ठीक है। इंटरफेस मैनेजमेंट, अगर ये किसी और इंटरफेस के साथ कनेक्ट हो रहा है ये मेरा प्रोग्राम, तो क्या मैं API यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी रेस्टफुल APIs यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये API सिक्योर है, अगर कल को ये हैक हो जाती है हमें क्या करना होगा, ठीक है। सारी कुछ टेक्निकल डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो है की सिस्टम के इंजीनियरिंग टेक्निकल प्रोसेसेस और ये की सिस्टम के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्रोसेसेस है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स में डिस्कस हुए हैं। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस और फ्रेमवर्क और बहुत सारे हैं, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है। अब इसमें और जो निस्ट 814 के अंदर 8 प्रिंसिपल 14 प्रैक्टिसेस हैं, और इसी तरह सिस्टम लेवल के अंदर, ठीक है, ये जनरल है, ये सिस्टम लेवल है निस्ट का 827 डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट्स में स्लाइटली कंपैरिजन है, ठीक है। ये आपके सिस्टम लेवल पे बात कर रही है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात कर रहा है, ठीक है। ये निस्ट के स्टैंडर्ड है, फ्रेमवर्क्स हैं, कंपनीज यूज़ कर सकती हैं, US गवर्नमेंट यूज़ करती है, कॉन्ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। निस्ट का जो 800-14 डॉक्यूमेंट है वो डिस्कस करता है प्रैक्टिसेस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, कोई भी, ठीक है। जबकि 827 सिस्टम लेवल पे बात करता है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल फॉर IT सिक्योरिटी, बेस लाइन फॉर अचीविंग सिक्योरिटी, ये एक बेस लाइन स्टैंडर्ड है। 5 लाइफ साइकिल प्लानिंग फेजेस डिस्कस होते हैं, इसके अंदर डेवलपमेंट फेज यूज़ होता है, इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेशनल एंड डिस्पोजल डिस्कस होता है, ठीक है। 33 के करीब IT सिक्योरिटी प्रिंसिपल हैं दैट आर ग्रुप्ड इन 6 कैटेगरीज, ठीक है। सिक्योरिटी फाउंडेशन क्या होनी चाहिए उसको फिर डिटेल में डिस्कस करता है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको स्किम कर लीजिएगा, ठीक है। रिस्क बेस कि कितना रिस्क है, अगर हायर रिस्क है तो हमने रिस्क को मिटिगेट करना है या जो कुछ करना है। ईज़ ऑफ यूज़, सिस्टम तो आपने बहुत आला बना दिया, जिसे कहते हैं पंजाबी में वधिया सिस्टम बनाता, मगर मसला क्या हो जाता है कि वो यूजेबल नहीं है। आपका एंड यूज़र जो है लेमैन है, से फॉर एग्जांपल लेमैन को आपने लिनक्स दे दी, ईज़ ऑफ यूज़ नहीं है, ठीक है। लिनक्स ने यूबंटू निकाल दी, थोड़ी सी ईज़ ऑफ यूज़ है, मगर फिर भी टेक नर्ड टाइप के लोगों के लिए। इंक्रीज रिजिलियंस, ये तो नहीं हर चौथे दिन क्रैश हो जाता है, बिजली चली जाती है, ठीक है। रिड्यूस वल्नरेबिलिटी कम होनी चाहिए, लाइन ऑफ कोड, अनवांटेड लाइन ऑफ कोड नहीं होनी चाहिए। डिज़ाइन विद द नेटवर्क इन माइंड कि आज की जो मार्केट कैपेबिलिटी है
वो है जी से फॉर एग्जांपल 1 गिग, ठीक है, यूरोप के अंदर 1 गिग घर में आ गया। कोरिया के अंदर मैंने सुना है 10 गिग तक जा रहे हैं लोगों के पास। तो वहाँ पे जो सा नेटवर्क इन माइंड होगा तो वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगी कोरिया जापान के अंदर, मगर जब यूरोप के अंदर होगा तो डिफरेंट होगा। अगर एशिया के अंदर होगा तो हम कहेंगे यार 1 मैग से ऊपर नहीं करनी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद एक बहुत डिफरेंट किस्म का स्टैंडर्ड विच इज कॉल्ड कॉमन क्राइटेरिया, हम इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है विथ सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स आर इवैल्यूएटेड। अगर मैं एक मुल्क हूँ और मैंने कोई प्रोडक्ट बाय करनी सिक्योरिटी प्रोडक्ट, तो मैं कहूँगा यार इसकी कॉमन क्राइटेरिया रेटिंग क्या है, कि यार इसकी कॉमन क्राइटेरिया सर्टिफिकेशन होती है जो 26 मुल्क इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान भी उस कैटेगरी में, इंडिया भी है और काफ़ी मुल्क हैं, ठीक है। गवर्नमेंट आस्क फॉर दिस, और बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की यार जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना या ये फायरवॉल बनी है, नेटवर्क अप्लायंस बनी, ये इसका वैल्यूएशन लेवल क्या है। वो वैल्यूएशन लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7 है, 7 बीइंग द हाईएस्ट, 1 बीइंग द लोएस्ट। नॉर्मली आप सिस्को की फायरवॉल लेते हैं तो वो EAL4 की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जौन सा है, इन्होंने ना ये EAL1 to 7 ना बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती थी। अगर आप फायरवॉल में जाते हो तो आपको EAL5-6 चाहिए हो, IPS में जाते हो तो 5-6 चाहिए, अगर आप नॉर्मल नेटवर्क स्विच में जाते हो EAL4 चाहिए, तो ये बिल्कुल मैप नहीं होते थे। तो इन्होंने अब एक लेटेस्ट चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, ये आपकी बुक में नहीं है मेरे ख्याल में, आई डोंट एक्सपेक्ट कि भाई अभी CISSP ने डाली है, ये कहलाती है PP कंप्लाइंट, ठीक है। PP इस टाइम मुझे एब्रीवेशन भूल गया, PP का एब्रीवेशन भूल गया, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी या आप लोग क्विकली गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। कॉमन क्राइटेरिया के अंदर अब उन्होंने ये वैल्यूएशन ख़त्म कर दी है, PP कंप्लाइंट कहते हैं अब इसके लिए, ठीक है। बल्कि PP से मुराद होता है प्रोटेक्शन प्रोफाइल, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोफाइल्स बना दी हैं अब कॉमन क्राइटेरिया, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो लिखा हुआ होगा एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस 3 प्रोटेक्शन प्रोफाइल्स हैं उनकी, ठीक है। फायरवॉल प्रोटेक्शन प्रोफाइल वर्जन 2 की, ठीक है। एश्योरेंस लेवल EAL4 है और उसको जो सा है वर्जन 2 के अंदर उसे ये स्पेसिफिक रेटिंग दे दी। नेटवर्क इंट्रूजन प्रिवेंशन जो सिस्टम है उसको EAL4 दे दिया वर्जन 1.1, ठीक है। इसी तरह अगर नेटवर्क रिलेटेड डिवाइसेज जो हैं उनकी 14 प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, वो फिर प्रोफाइल्स के अंदर EAL रेटिंग डिफरेंट हो रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं प्रोटेक्शन प्रोफाइल के 14 प्रोटेक्शन प्रोफाइल है। कौन सी प्रोटेक्शन प्रोफाइल की कैटेगरी के अंदर ये आता है? स्ट्रेट फुल ट्रैफिक फिल्टरिंग फायरवॉल, एक्सटेंडेड पैकेज फॉर नेटवर्क डिवाइस प्रोफाइल्स, ठीक है। एश्योरेंस लेवल कोई नहीं है मगर प्रोटेक्शन प्रोफाइल में आता है, ठीक है। मगर ये कौन सी प्रोटेक्शन प्रोफाइल में आता है? इस स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म की प्रोटेक्शन प्रोफाइल है। 3 प्रोटेक्शन प्रोफाइल यहाँ पर है, ठीक है। जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोफाइल वर्जन 2.0 ये EAL4+ की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। ये वर्जन उसमें हो गया मगर प्रोटेक्शन प्रोफाइल कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा सा और क्विकली स्टडी कर लीजिएगा, बुक ने आपकी खैर डिस्कस ही नहीं किया हुआ है एट ऑल, मगर हाई पॉसिबिलिटी है क्योंकि CISSP के एग्जाम क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, कोई टॉपिक नहीं है। कॉमन क्राइटेरिया अगर डिस्कस हुआ तो वो प्रोटेक्शन प्रोफाइल का क्वेश्चन आ सकता है। मे बी प्रोटेक्शन प्रोफाइल का क्वेश्चन रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन हो, अच्छा वो आप लोगों का डिस्कस नहीं किया और स्ट्रेंजली CISSP ने अपनी वो उस मैनुअल में भी नहीं लिखा। आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रिसर्च बेस्ड होते हैं, उनके कोई नंबर कोई नहीं होते, ठीक है। मगर मैं एक दफ़ा दोबारा वेरीफाई करके अगले लेक्चर में दोबारा डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये बायोमेट्रिक सिस्टम की इसी तरह प्रोटेक्शन प्रोफाइल है, फिंगरप्रिंट के लिए क्या होगा और उसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो ये कॉमन क्राइटेरिया के स्टैंडर्ड्स हैं। ये जब हम कॉमन क्राइटेरिया डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर हम जाएंगे, मगर ये भी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स हैं। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, ये स्लाइड तो हमने बहुत गंदी कर ली है। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड फ्रेमवर्क अभी भी चल रहे हैं, अदर सिक्योरिटी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क, और भी बहुत सारी कंपनीज ने सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं। लाइक सिस्को ने सिस्को सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्को कहता है हमारे तमाम प्रोडक्ट्स जो से इस स्टैंडर्ड के तहत, ये जो सिस्को का अपना सिक्योरिटी डेवलपमेंट स्टैंडर्ड है, क्योंकि सिस्को भी बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। इस तरह जूनिपर का भी अपना है, पालो अल्टो का भी अपना सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, मगर उनके सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो एग्जिस्टिंग कॉमन क्राइटेरिया स्टैंडर्ड है उनसे बहुत हायर होते हैं, ठीक है। लाइक थर्ड पार्टी सिक्योरिटी क्या होगी, परफॉर्म गैप एनालिसिस करेंगे ये, वैलिडेटिंग द रिक्वायरमेंट, डिटेक्टिंग द सिक्योरिटी डिफेक्ट्स, प्रिवेंट सिक्योरिटी अटैक्स, और ये सारी इन्होंने अपनी बाउंटी हंटिंग वगैरह भी डाली होती है, सारा कुछ डाला होता है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का ट्रस्ट वर्दी कंप्यूटर सिक्योरिटी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, बिल्डिंग सिक्योरिटी इन मैच्योरिटी मॉडल V या 5 क्या कह सकते हो। फिर इसी तरह ISO का भी 21827 जो है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग मॉडल है। अच्छा, आप ये यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहे क्या ये मुझे मॉडल नंबर याद करने की ज़रूरत है या नहीं? आपको आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का, मगर कुछ जो लॉज हैं उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो डज नॉट प्रिस्क्राइब द पर्टिकुलर प्रोसेस और सीक्वेंस बट इट कैप्चर द प्रैक्टिसेस जनरली ऑब्जर्व्ड इन द इंडस्ट्री। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो
आपको सर्टिफिकेशन मिल सकती है इसके अगेंस्ट, मगर आप ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इंडस्ट्री में रिसर्च होती हैं, जिस तरह आईटेल की बारे में कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाता है, ये तो हो गए स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिसेस के भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं या हार्डवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं या इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल कर रहे हैं, तो इसमें सिक्योरिटी के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं और कौन कौन सी फेजेस हमने डिस्कस की यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मॉडल। सिक्योरिटी मॉडल का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब हम ये थोड़ा सा और डाइव इन कर रहे हैं। ऊपर अभी हमने शुरू में देखा था कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, फ्रेमवर्क्स हैं, आपने डिस्कस कर लिया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मॉडल, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ गुड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कैन बी डिफिकल्ट टास्क, कि अगर आपने क्रिएट किया और उसके बाद मेंटेन भी कर रहे हो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज अ बिग टास्क, ठीक है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का मेंटेनेंस कहाँ पे खराब हो सकती है, मैंने बेस्ट फायरवॉल लगा दी, बेस्ट रूल सेट लगा दिया, चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं किया, 4 फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई ऑडिट नहीं करता, जिसका दिल करता है रूल उसके अंदर डालता रहता है, कोई चेंज कंट्रोल बैक ट्रैकिंग सिस्टम नहीं कि किसने कब रिक्वेस्ट किया था भाई ये चेंज कंट्रोल, ठीक है। इस तरह बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। कोई भी उठाता है ऑपरेटिंग सिस्टम ना हुआ विंडोज़ इंस्टॉल करके जैसा फ्लोर पे डाल देता है, कोई एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल करता, कोई होस्ट प्रिवेंशन सिस्टम जो भी आपका स्टैंडर्ड है वो नहीं करता, ठीक है। कोई अनवांटेड एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड कर सकता है, हर बंदा अपने सिस्टम के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। मैंने देखी बहुत सारी कंपनियां जिनमें ये मसले होते हैं। अच्छा, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ गुड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ठीक है। मेन गोल टू ट्रांसलेट, अच्छा सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि उसने बिजनेस रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है और उसको एक सोल्यूशन के फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। बिजनेस रिक्वायरमेंट है जी, हमें सबको फेसबुक चाहिए, ठीक है, फेसबुक अलाउ कर दी जाए, ठीक है। उसको टेक्निकल ट्रांसलेशन कैसे करनी वो, क्योंकि वो गेटवे होता है वो बंदा, और मोस्ट पॉसिबली CISSP भी उस जगह पे बैठा हुआ होता है, बल्कि CISSP आर्किटेक्ट के आगे बैठा होता है जो बिजनेस से बात कर रहा होता है, और आर्किटेक्ट को कभी कभी वो साथ लेके जाता है मीटिंग्स में। कॉमन सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, कॉमन सिस्टम कॉन्सेप्ट्स के अंदर सबसे पहले प्रोसेसेस आते हैं, फिर उसके बाद हम मेमोरीज की बात करेंगे, फिर आईओएस की बात करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। ये 4 कॉमन सिस्टम कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। प्रोसेसर के अंदर अब एक मल्टीटास्किंग होती है कि भाई मेरे पास 4 प्रोसेसेस है और एक प्रोसेस को प्रोसेसर कंज्यूम कर रहा है और उसके बाद दूसरा प्रोसेस को दे देते हैं, तीसरे प्रोसेस को दे देते हैं, चौथे प्रोसेस को, फिर पहले प्रोसेस को। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या कि मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसर है और एक प्रोसेसर जो है एक प्रोसेस को यूज़ करता है। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसका मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या कि आप एप्लीकेशन लेवल पे चलेगी, हर एप्लीकेशन को एक थ्रेड दे दिया और वो एक थ्रेड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो CPU को एलोकेट करता है, CPU उस पर काम करता है और उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। ये एप्लीकेशन लेवल पे चला गया। ये कुछ सॉर्ट ऑफ डायग्राम बन गई। डाटा एक्विजिशन की है और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास की एक थ्रेड हो गया, यूज़र इंटरफेस हो गया, फिर ये नेटवर्क कम्युनिकेशन हो गया, फिर लॉगिंग हो गया, ठीक है, फिर इसकी बात, ठीक है। सॉर्ट ऑफ मल्टीटास्किंग है, मगर मल्टीटास्किंग अब वो किस लेवल पे चलेगी, एप्लीकेशन लेवल पे चलेगी। मल्टीपल थ्रेड्स बना दी और थ्रेड्स को जिस थ्रेड की प्रायोरिटी ज़्यादा आई और क्यों इन्वॉल्व होगी। अच्छा, अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी इन डेप्थ हैं, यानी अगर मैंने सिर्फ मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग पे बात करनी है तो हम 3 घंटे बहस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर डिटेल्स में चले जाते हैं, फिर राउंड रॉबिन टेक्निक्स और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। आपको इनका जितना मैंने पढ़ाया उससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो अभी मसला ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मसला ये यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने अपनी तरफ से स्पून बनाया है, ठीक है। ये आपको, ये आप बैठे हुए तो आपका ये माउथ खुला हुआ है और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्पून फीडिंग हो जाए, तो ये जी ये जनाब स्पून फीडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। ये मुंह खुला हुआ है, ठीक है। तो स्पून फीडिंग नहीं होगी क्योंकि CISSP थोड़ी मैनेजमेंट लेवल की ट्रेनिंग है, तो ऑफेंड ना होना भाई ये मैंने बड़ा गंदा सा बना दिया, चलो जी ये यहाँ मैं बैठा और ये स्पून फीडिंग हो रही है, ठीक है। तो स्पून फीडिंग नहीं हो सकती, मगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत हाई लेवल व्यू दे दूँ, मगर आपने ये नहीं है कि आप ये लेक्चर लेने के बाद आप कहें जी हाँ हूँ मैंने किसी शायद ज़रूरत नहीं है तो मैं जाके पेपर दे रहा, इस तरह नहीं होगा। आपने CISSP की बुक पढ़नी और खाली CISSP की बुक आपको नहीं कराएगी। यही मैं अभी आपको कॉमन क्राइटेरिया के अंदर प्रोटेक्शन प्रोफाइल में ये बात समझाना चाह रहा था कि हम आपको तैयार कर सकते हैं एग्जाम के लिए, आइडिया दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं डिफरेंट मटेरियल देख रहा था, लोग किस तरह CISSP की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रस्ट में दे रिकॉर्ड नो मोर देन 10 लेक्चर्स, क्योंकि वो ज्यूम करते हैं कि जो CISSP का बंदा है उसने बुक पढ़े बगैर CISSP पास नहीं होना, सीधी जी गल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रोसेसर्स। अब सवाल ये आता है प्रोसेसर्स को सिक्योर कैसे करना है, ठीक है। प्रोसेसर को सिक्योर करने के बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसके अंदर कुछ 6-7 इन्होंने लिखी हुई है। टेम्पर डिटेक्शन सेंसर के अगर किसी ने प्रोसेसर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। क्रिप्टो एक्सेलरेटर के भाई इंक्रिप्शन की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कर दी जाए। बैटरी बैक लॉजिक विद द फिजिकल मैश, कि भाई कभी ऐसा तो नहीं होगा कि भाई प्रोसेसर की बैटरी निकाल दी जाए या पावर अनप्लग कर दी जाए तो प्रोसेसर फेल सेफ मोड में चले जाए, तो हमेशा बैटरी बैकअप होना चाहिए। द एबिलिटी टू कस्टमाइज द डिवाइस विद द सिक्योर बूटिंग कैपेबिलिटी, कि भाई ये ना हो वो जिस तरह हम
लिनक्स के कर्नल से लोड करके विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ा देते हैं, पासवर्ड उड़ा देते हैं, ठीक है। सिक्योर मेमोरी एक्सेस कंट्रोल विद ऑन द फ्लाई इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कैपेबिलिटी के मेमोरी कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये एक एक टॉपिक के अंदर बड़ी बड़ी बहसें हैं, ठीक है। आप इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, कॉपी करें एक चीज़ को, टेम्पर डिटेक्शन सेंसर, गूगल करें, विकीपीडिया का पहला पेज या दूसरा पेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और उसके ऊपर एक पेज पे 15-20 मिनट गुजार लें, दैट्स इट। ये आपका ये टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि इस पर बहस करने लगे, ठीक है। उस स्टैटिक एंड डिफरेंशियल पावर एनालिसिस, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, ये ना साइड लाइन अटैक कहलाते हैं, ठीक है। इन्वेसिव नहीं होते, कि आप प्रोसेसर को देखते हो कि कितनी मेमोरी क्या क्या पावर ले रहा है, और वो इंस्ट्रक्शंस आप प्रोसेसर को दोबारा सिर्फ पावर के सेंस में ही दे दें तो प्रोसेसर जो सा इंक्रिप्शन की खोल देता है, ठीक है। दीज आर लाइक ए साइड लाइन अटैक, ठीक है। स्मार्ट कार्ड UART कंट्रोलर, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर टाइप कंट्रोल्स, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि आपसे एग्जाम में पूछेगा जी UART क्या होता है, या UART डिफाइन करो, या UART के अंदर जी पैरेलल सीरियल कम्युनिकेशन होती है, नहीं, ठीक है। कौन से कंट्रोल जो से हैं प्रोसेसिंग को सिक्योर कर सकते हैं, और उसके अंदर 4-5 आंसर दिए होंगे, चूज ऑल दैट अप्लाई, ठीक है। तो उनमें से आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि प्रोसेसर्स के सिक्योरिटी कंट्रोल्स के लिए क्या करना होता है। अच्छा, ये थोड़ी सी ओवर द टॉप होगी, आपकी बुक ने डिस्कस किया हुआ क्रिप्टो को प्रोसेसर्स। अच्छा, अब होता क्या है, जब हम डाटा सेंटर एनवायरनमेंट, हमारे पास क्लाउड एनवायरनमेंट हो गया, अभी हम प्रोसेसर टॉपिक्स के ऊपर ही हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो से है ना एडवांस प्रोसेसर आ जाते हैं। अब इसको इंटेल के प्रोसेसर के कॉन्सेप्ट में नहीं लेना। से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, उसमें 50,000 यूज़र डेली इन एंड आउट SSL इंक्रिप्शन हो रही है। आप क्या करोगे, आप अब इंक्रिप्शन प्रोसेसर बाय करने की कोशिश करोगे, तो ये बहुत सारी कंपनीज ऑफर करती हैं, मैं जिस कंपनी का नाम भूल गया, C291, 292, 293, ये फ्री अलायंस, पता नहीं इस तरह करके, फ्री अलायंस क्रिप्टो प्रोसेसर्स है, क्रिप्टो को प्रोसेसर्स, ठीक है। C29X सीरीज़ के प्रोसेसर्स के लाते हैं, और ये बड़े एडवांस किस्म के प्रोसेसर हैं, ठीक है। तो इसकी बल्कि एक डाटा शीट भी मैंने कॉपी की हुई है। और ये आपके जो SSL इंक्रिप्शन है ना, SSL इंक्रिप्शन हो रही है, ठीक है। ये ट्रिपल डैश से ऊपर चले जाओ, RSA टाइप की जो इंक्रिप्शंस हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो C291, 292, 293, इसमें 3 किस्म की सीरीज़ हैं, उसमें एक सेक प्रोसेसर लगा होता है, उसमें 2 होते हैं, और C293 में 3 सेक प्रोसेसर लगे होते हैं। और ये जो सा है, किधर की भी डायग्राम कहीं और आगे पीछे हो गई है, ठीक है। सेक प्रोसेसर जो सा है, आपकी 32,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड जो सी है, वो RSA की 2048 बिट की जो इंक्रिप्शन है उसको डील कर रहा होता है। इसका ये मतलब नहीं ये क्रैक कर रहा होता है, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन डील कर रहा होता है, ठीक है। यानी आप 32,000 SSL टर्नल्स जो सी है पर सेकंड डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके इंटेल के प्रोसेसर का कमाल नहीं है, ये सेक प्रोसेसर जो ये कंपनी बनाती है, इसका नाम भी मुझे भूल गया, E500 कोर प्रोसेसर, ये मोस्टली डाटा सेंटर्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। जब क्लाउड कंप्यूटिंग, ईबेज और बड़ी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, या ईमेल सिस्टम जो मैसिव ईमेल सिस्टम है, आपका ये जो सारी आपकी SSL की इंक्रिप्शन हो रही होती हैं, वो आपके सर्वर पे नहीं टर्मिनेट हो रही होती, वो इस तरह की डिवाइसेस के क्रिप्टो बॉक्सेस के ऊपर यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। और की मैनेजमेंट के जो सोल्यूशन हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर, अब प्रोसेसर सिक्योरिटी के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग वल्नरेबिलिटी आई थी 2012 के अंदर, ठीक है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिविलेज एस्केलेशन वल्नरेबिलिटी इन इंटेल CPU हार्डवेयर, इंटेल के हार्डवेयर के अंदर आ गई थी, जो आप हैकर जो है आपको ट्रिक करके ना वो रिंग 3 से मेरे ख्याल में रिंग 0 पे ले आता था आपको, हम आगे देखेंगे वो मेमोरी प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग वल्नरेबिलिटी थी, तो ये प्रोसेसर्स के अंदर आई थी, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वेट कर लेता था और कर्नल को बाईपास कर लेता था। अगर आपने देखनी हो तो ये आप देख सकते हैं, आपकी बुक में डिस्कस भी हुई है। तो ये पॉसिबिलिटी आपसे ये पूछा जा सकता है, पॉसिबल वल्नरेबिलिटी आई थी और वो क्या करती है, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा कि वल्नरेबिलिटी का नंबर बताओ, स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता CISSP के एग्जाम में। प्रोसेसर के बाद आ जाता है मेमोरीज, ये मेमोरी, अच्छा ये मेमोरी मैनेजर है, एक सेकेंड भैया, मेरे ख्याल में ये कुछ यूं होना चाहिए ठीक है। अच्छा, तो अब मेमोरी एंड स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज आप लोगों को पता है, जिस तरह हमारी फास्टर मेमोरी होती है, ठीक है। रैम आपकी उसकी एग्जांपल होगी, रोम आपकी उसकी एग्जांपल होगी, SD रैम की होगी, रोम नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होती है कि अगर पावर निकल जाए तो वो होता है। अब यहाँ पे मैं ये ज़्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को इन तमाम चीज़ों को पता है, अगर आपको नहीं पता तो फिर आप CISSP के लिए क्वालिफाई नहीं करते, फिर आप A+ जाके पढ़े, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है, CPU रजिस्टर्स हैं, मेन मेमोरी होती है, वर्चुअल मेमोरी के अंदर पेजिंग के कॉन्सेप्ट और सारा कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो सा है ये आपकी प्राइमरी स्टोरेज होगी। अच्छा, अब ये प्राइमरी स्टोरेज को जो सा है को भी प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, कि भाई अगर एक प्रोसेस मैंने मेमोरी में लोड किया हो तो वो मेमोरी के से जितनी उसे एलोकेटेड मेमोरी है उस स्पेस से बाहर ना जा सके, ठीक है। उसके लिए सेगमेंटेशन का यूज़ की जा सकती है कि हमने सेगमेंट कर दी,
ठीक है। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे प्रोसेसेस यहाँ पे रहेंगे, दूसरे प्रोसेस यहाँ पे, तीसरे प्रोसेस यहाँ पे। दूसरा कॉन्सेप्ट हम पेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। पेजिंग क्या होती है कि हम पेज एलोकेट कर देते हैं, 2048 बाइट का पेज बना दिया, 1 2 3 4 5 6 सारे पेजेस के ब्लॉक्स जो से सिमिलर होते हैं। अब जिस तरह किसी ने दूसरे पेज की तरफ जाना है या दूसरे पेज को एक्सेस करना है, तो वो एक पेज फॉल्ट क्रिएट करेगा, एक अलर्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। जिस तरह वो पेज अलर्ट क्रिएट करेगा, हमारा सिस्टम वेरीफाई करेगा क्या इस प्रोसेस को, इस पेज को एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं, वो पेजिंग से हम कर लेते हैं। और फिर दूसरा एक और तरीक़ेकार जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है ASLR, एड्रेस स्पेस लेआउट रेंडमाइजेशन, कि हमने जो सा है एड्रेस स्पेस रेंडमाइज कर दी। अगर हैकर को पता हो कि यार ये इतनी स्पेसिफिक स्पेस है मेरी, वो इससे अगले प्रोसेस को मेमोरी स्पेस को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर मॉडिफाई कर देगा, और पॉइंटर जिस तरह मॉडिफाई करेगा तो वो दूसरे एड्रेस स्पेस पे चला जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये चीज़ें ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता, मगर ये सिर्फ एक ASLR डिफाइन करने के लिए और सेगमेंटेशन और पेजिंग डिफाइन करने के लिए हमें कम से कम 3 लेक्चर चाहिए थे, ठीक है। मगर CISSP ये नहीं चाहता कि आपको इनसाइड पॉइंटर्स और एरेज की एक्सप्लेनेशन हो, मगर आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आपको ASLR का पता नहीं होना चाहिए, पेजिंग का पता नहीं होना चाहिए, सेगमेंटेशन का पता नहीं होना चाहिए, आपको इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, मगर इन डेप्थ डिटेल डायग्राम की हद तक नहीं पता होना चाहिए। वो हम पढ़ा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मगर वो CISSP नहीं होगा, वो फिर A+ या सिक्योरिटी प्लस या कोई और सर्टिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं अब उसमें इतना वक्त ज़ाया करने के हक में नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मेमोरीज या स्टोरेज की कैटेगरी में एक सेकेंडरी स्टोरेज आ जाती है, जिसे हम हार्ड ड्राइव, CD-ROM वगैरह कह सकते हैं। फिर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें पेजिंग्स की हमने बात की, पेज फॉल्ट्स को डिस्कस किया, मगर इस वर्चुअल मेमोरी को इस पेजिंग से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। मगर वर्चुअल मेमोरी सॉर्ट ऑफ पेजिंग ही है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी में पेजिंग यूज होती है, ठीक है। फिर फर्मवेयर्स, अब फर्मवेयर क्या होता है, जो कंपनी ने बने बनाए ऑपरेटिंग सिस्टम, एक छोटे से ऑपरेटिंग सिस्टम डाले होते हैं, ठीक है। बायोस जिस तरह आप कह सकते हो, आपके सिस्टम की रोम हो सकती है, प्रिंटर्स के अंदर रोम होती है, आपकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर रोम होती है। फिर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEPROM होती है, ठीक है। तो ये तमाम जो सी हैं ये क्या कहलाती है, मुझे ये टर्म हमेशा भूल जाती है, नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल होती है, हाँ नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल ये कि जब पावर निकल जाए, आइडली आपको पता होना चाहिए ये चीज़, क्योंकि आप CISSP कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगली कॉमन सिस्टम कंपोनेंट्स में प्रोसेसर्स हो गए, मेमोरी होगी, फिर पेरिफेरल्स एंड IOs हो गए। पेरिफेरल IO क्या हो सकता है, आपका माउस हो सकता है, आपका कीबोर्ड हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके अंदर पेरिफेरल्स के अंदर अब रिक्वायरमेंट आ जाती है। से फॉर एग्जाम्पल आपके कीबोर्ड है, ठीक है, आपका ये कीबोर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, और इससे केबल निकल के आपके CPU में जा रही है। अब अगर मैं इस कीबोर्ड के इस जगह पे एक टैप लगा दूं, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्निफ कर सकता हूं ना, बिल्कुल स्निफ कर सकता हूं, ठीक है। आपकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके कीबोर्ड और PC के दरमियान कोई इंक्रिप्शन हो। जबकि आप ATM मशीन्स की बात लें, ATM मशीन्स की, ठीक है, तो ये जो आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है, जिधर आप की पंच कर रहे होते हो उसके नीचे जो सा है बहुत पहले तो डेस्क का इंक्रिप्टर लगा होता है, ठीक है। यानी ये कीबोर्ड से निकलने से पहले यहाँ पे इंक्रिप्शन हो रही है और फिर डाटा जा रहा है, ताकि कोई टैप ना कर ले आपकी, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि अब ये पेरिफेरल IOs के अंदर जब आप जाओगे और आप सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा डेवलप कर रहे हो जो आप चाहते हो कि वो कवर करे ये तमाम चीज़ें, तो आपको फिर IO के ऊपर भी इंक्रिप्शन लगानी होगी या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी होगी, ठीक है। मैं अभी इंक्रिप्शन की डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ सिक्योरिटी। फिर आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग बैठता है, क्योंकि नीचे आपका हार्डवेयर आ गया जिसमें प्रोसेसर आ जाते हैं, आपकी मेमोरी आ जाती है, मदरबोर्ड आ जाता है, उसके साथ आपके पेरिफेरल्स अटैच हो जाते हैं, और पेरिफेरल्स और डिवाइसेस के दरमियान आपकी एक लेयर बैठती है जिसे हम OS कहते हैं। और OS के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सा है वो कर्नल होता है। कर्नल जो सा है वो प्रोसेसेस को ओपन और क्लोज करता है और तमाम चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। कर्नल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑफ कंट्रोलिंग ऑल द थिंग्स। अगर कर्नल कंप्रोमाइज़ कर लिया किसी ने तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस ने जो सा है एक सिस्टम पे पड़ी हुई एक फाइल को कॉल करना है या डायनामिक लिंक लाइब्रेरी कॉल करनी है, ठीक है, DLL फाइल कॉल करनी है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई बंदा सॉफ्टवेयर बना रहा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही DLL फाइल्स को वो कर रहा होता है, और DLL फाइल का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप रिवर्स मेलवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि अगर ये मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या ये मेरा मेलवेयर है जिसको मैं अब चलाने लगा हूँ किसी मेलवेयर एनालिसिस टूल के अंदर, तो अगर वो 4-5 DLLs कॉल करता है तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं ये DLLs कर क्या रही हैं, ताकि मुझे पता चल जाए ये मेरा मेलवेयर करने की कोशिश क्या कर रहा है। तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी किसी सिस्टम ने कोई फाइल को कॉल करना है, किसी चीज़ को फाइल करना है, तो वो कर्नल को रिक्वेस्ट भेजता है, कर्नल जो सा है वो फाइल ओपन करता है, ठीक है।
तो ये जो जिस तरह मैंने अभी डायग्राम बनाई थी वो तो बहुत गंदी सी थी। CPU मेमोरी डिवाइसेस, ठीक है, ये IO डिवाइसेस हो सकती हैं, ये आपकी मेमोरी होगी, ये आपका प्रोसेसर हो गया, और ये कर्नल आपका बैठा हुआ है, कर्नल के ऊपर आपकी एप्लीकेशन बैठी हुई है। तो ये सॉर्ट ऑफ आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर हो सकती है। एप्लीकेशन को भी कुछ हद तक आप एप्लीकेशन लेयर में घुसा सकते हो। फिर उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ ड्रॉप बॉक्स बैठा हुआ है, ब्राउज़र बैठा हुआ है, आपकी मूवी प्लेयर बैठा हुआ है, आपकी गेम्स बैठी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक कंपोनेंट। अच्छा, फिर उसके बाद एक और डायग्राम आ गई जिसे मैं बात कर रहा था रिंग्स की, ठीक है। ये इंटेल का x86 आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये जो आपका कर्नल है ये बहुत कंट्रोल लेवल रिंग 0 के ऊपर बैठा होता है, हाईएस्ट प्रिविलेज यहाँ पर होती है, ठीक है। उसके बाद रिंग बाहर आ गई, डिवाइस के ड्राइवर्स जो से आ गए, फिर डिवाइस ड्राइवर्स, फिर रिंग 2 के अंदर, और फिर आपकी एप्लीकेशन रिंग 3 के अंदर बैठी हुई है, ठीक है ना। द डिपेंड्स, ये जो आउटर सर्कल है ये मिनिमम सिक्योरिटी है, मिनिमम प्रिविलेज है, फिर ये हायर प्रिविलेज है, ये हायर। अगर आपने रिंग 0 कंप्रोमाइज़ कर लिया फिर तो किस्सा ही मुक गया ना, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है। बड़ी स्पीड से मैंने पढ़ाया है आज लेक्चर, इसको बनाने में भी मुझे बहुत टाइम लगा। तो अगर हम समराइज़ करें, आज हमने पढ़ा क्या, तो हमने सिर्फ 3 टॉपिक पढ़े हैं। इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल को थोड़ा सा स्टडी किया कि इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल होता क्या है, ठीक है। उसके काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, तो आपने जाके इनमें बड़ी डिटेल में स्टडी करना है इन्हें। फिर फंडामेंटल ऑफ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी मॉडल, उसमें सिर्फ हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं। कॉमन सिस्टम कंपोनेंट्स कि कॉमन सिस्टम कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रोसेसर ले लिया, मेमोरी ले ली, और उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ले ली, और उसके बाद हमने क्या लिया आखिर में, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये सारे काम किस तरह करते हैं, दैट्स इट। आज हमने सिर्फ ये पढ़ा, ठीक है। तो एक्चुअली आपने सिर्फ इतना सा पोर्शन पढ़ा है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 20-25 सफ़े हैं, ठीक है। 20-25 सफ़े के बाद अब हम आगे जो सा है बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।